मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाइप एकेडमी पे। देखो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अपन ने पार्लियामेंट कर लिया पूरा, प्रेसिडेंट कर लिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो सब चीज़ें पढ़ चुके हैं अपन सारी बातें। अब आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे आपके, जुडिशरी है ना। तो जुडिशरी जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर। जुडिशरी अपना ना, जुडिशरी मतलब वो अपना कोर्ट सिस्टम जो है अपना, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब चीज़ें ना। तो अपन उसमें भी मेन चीज़ पढ़ते हैं अपन आगे, सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहाँ से कहाँ दे रखा है आपका, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, ये आर्टिकल्स दे रखे हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के। इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी बातें हैं सर। और ये कौन से पार्ट 5 के अंदर दे रखा है ना, पार्ट 5 में दे रखा है, ठीक है सर। ये तो हुई कॉन्स्टिट्यूशन की बात कि सुप्रीम कोर्ट जो दे रखा है सारी बातें। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बना कैसे, वो सब चीज़ें कैसे कैसे आएंगी सारी बातें ना। तो देखो होता क्या है सुप्रीम कोर्ट जो, अब जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, पहले ये हुआ करता था फेडरल कोर्ट, ठीक है सर, एक बात। और अब जो सुप्रीम कोर्ट है फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट को जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1935 में, ठीक है। सरकार एक नियम लेके आई थी, कौन सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज ली है अपन ने से ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट में बोला गया क्लियरली कि पूरे देश के लिए इंडिया कंट्री जो है उसके लिए एक सबसे बड़ा कोर्ट होना चाहिए, तो उसका नाम रखा गया फेडरल कोर्ट, ठीक है सर। 1935 बना दी कुछ चीज़ें, 47 में हम आज़ाद हुए, 49 में संविधान बन गया, 1950 में संविधान हमने लागू किया 26 जनवरी को। तो जब 26 जनवरी को लागू किया अपन ने 1950 में, तो इसी फेडरल कोर्ट का नाम चेंज कर दिया हमने, क्या, सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर सवाल आए कि सुप्रीम कोर्ट जो आज की डेट सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट क्या ओरिजिन कहाँ से है, क्या है, तो आंसर है फेडरल कोर्ट था वो। तो 1950 में बन गया अपना सुप्रीम कोर्ट सर। 1950 से लेके अब तक वो सुप्रीम कोर्ट है और वो सब चीज़ें चल रही हैं अपनी। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि बेसिक चीज़ें हुई कैसे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें प्रोविजन दिया गया कि सबसे बड़ा कोर्ट होना चाहिए देश में, पूरे देश के लिए सबसे बड़ा कोर्ट। तो सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा बनाया गया, फेडरल कोर्ट, 1935 में बनाया गया। 15 साल रहा, देश आज़ाद हो गया, 50 में अपन ने नेम चेंज कर दिया सर। 47 में आज़ाद होने के बाद अपना संविधान बन गया, सब कुछ चीज़ें कर ली अपन ने ना, ठीक है सर। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है आज की डेट में, उसका इनॉग्रेशन कब हुआ था आपका, 28 जनवरी 1950 को सर, ठीक है। ये हुई एक बात। अब आते हैं सर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन पे और उन सब चीज़ों पे ना। तो देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज की डेट में, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है अपना, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ जजेज हैं वो है आपके 34, ठीक है, इंक्लूडिंग सीजीआई। 34 का डिवीजन कैसे कैसे है सर आपका, इसमें एक तो है आपके सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 अदर जज हैं इसमें, ठीक है सर। ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। टोटल 34 जज हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनमें से एक है सीजीआई अपने भारत के मुख्य न्यायाधीश, और 33 अदर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, है ना। अब आती है बात सर कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सर क्वालिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, जज और सीजीआई ध्यान रखना, उनके लिए क्वालिफिकेशन से लेकर सारी बातें सेम है, सर्विस कंडीशन वगैरह सब कुछ सेम है। डिफरेंस कितना सा है बस कि वो इनके हेड हैं। सेम कहानी जैसे मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रियों में सबसे हेड होते हैं, ऐसे ही ये जज हैं, उन जज के सबसे बड़े हेड जज, मेन जज बस। चीफ जस्टिस, जस्टिस वो भी हैं सारे, उनमें चीफ कौन है, बस वो, ठीक है सर। तो इनके लिए सर्विस कंडीशन, क्वालिफिकेशन, रिमूवल वगैरह वो सब सेम होता है, डिफरेंस नहीं है कोई भी ना, बेसिक चीज़ों में। बस सीजीआई के पास काम थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पर। तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है सर, कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए अपने को, क्वालिफिकेशंस। पूरा सुप्रीम कोर्ट आप पढ़ रहे हैं, पहले पहले सुप्रीम कोर्ट कवर करेंगे पूरा, देन आपका हाई कोर्ट पाएंगे अपन ना। पहली क्वालिफिकेशन सर आपकी इंडियन सिटीजन होने चाहिए। देखो इंडियन सिटीजन तो सबको होना चाहिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इंडियन सिटीजन के अलावा पॉसिबल ही नहीं है कि। दूसरा सर जो काम की जाती है वो है, इन्होंने या तो ये 5 ईयर्स
जज रहे हो इन एनी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में जज रहे हो 5 साल, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, किसी में 1 साल, कहीं 2 साल, 3 साल, वो ट्रांसफर होता रहता है उनका ना। तो 5 साल या तो जज रहे हो वो किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है सर। दूसरा है सर, या फिर वो आपके 10 साल से, जो 10 ईयर है आपका, उसमें एडवोकेट हो, वकील हो, या तो 5 साल जज रहे हो किसी हाईकोर्ट के अंदर, देश में किसी भी हाईकोर्ट में रहे हो कहीं भी, या फिर आपका 10 ईयर्स के लिए एडवोकेट हो किसमें, सुप्रीम कोर्ट में सर। या तो वो 5 साल जज रहे हैं किसी हाई कोर्ट के अंदर, या फिर 10 साल एडवोकेट रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये 2 प्राइमरी क्वालिफिकेशन है ना बनने के लिए। इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, और कोई क्रिमिनल केस ना हो, वो सब बातें तो हैं ही, ये अलग है, डिफरेंट जो होती है बेसिक चीज़ें। बाकी वो सब तो सब पे लागू होती है, सारी बॉडीज़ में, सारी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सब पे लागू होती हैं सर, ठीक है। ये हुई बात सर। अब आते हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है सर। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या फिर सीजीआई हैं आपके, उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट सर। तो लिख लेना सर, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं सर, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, नियुक्ति देते हैं इनको ना, ठीक है। अब आती है बात सर, क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अपॉइंट कर देते हैं, नहीं, इसमें रिकमेंडेशन होती है सर। वो किसकी है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम, ठीक है। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम। अब आती है बात सर, ये कॉलेजियम क्या है। तो कॉलेजियम जो है इसके अंदर बेसिकली 5 लोग होते हैं, एक आपके सीजीआई हैं प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम कौन हुआ सर, 5 लोग हैं टोटल इसमें, और उन 5 का डिवीजन जो है वो कैसे कैसे कर रखा है, एक सीजीआई और 4 आपके सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। इन्हें कंसल्ट किया जाता है, कॉलेजियम को कंसल्ट करते हैं, कॉलेजियम नाम भेजते हैं, और वो फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, कॉलेजियम नाम भेजते हैं आपके सरकार को, सरकार फिर इन्हें प्रेसिडेंट को भेजती है और अपॉइंटमेंट हो जाता है उनका, ठीक है सर। एक बात हुई क्लियर। तो ये कॉलेजियम ध्यान रखना है, 5 लोगों का सिस्टम है सर, ठीक है। और ये कॉलेजियम जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ध्यान रखना सर, बाद में डेवलप हुआ है सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम जो है बाद में डेवलप किया गया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ठीक है। 1980s में स्टार्ट हुआ है सर, अर्ली 80s के अंदर। तो एक बात समझ में आई अपने को, ठीक है। अब आते हैं सर, इनको अपॉइंटमेंट हो गया, राष्ट्रपति शपथ दिला देंगे, सब कुछ सर। टेन्योर, काम कितने साल करते हैं ये, तो जो काम करेंगे वो करते हैं सर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स सर, 65 साल तक की एज तक काम करते हैं ये, ठीक है। जैसे 65 ईयर्स एज हो जाएगी उनको हटा देंगे सर, ठीक है। टेन्योर हुआ इनका, और काम क्या है बेसिकली, सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम करना सर, ठीक है। ये हुई सर इनकी अपॉइंटमेंट की बात। अब आते हैं देखो इनको कि इन्हें रिमूव कैसे कर सकते हैं। अगर बात करें सर रिमूवल की, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा कैसे सकते हैं सर, तो वो है आपका, लिखें सर, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, ठीक है। तो वो है आपका बेसिकली, किसके पास पावर है सर, हटाएगा कौन, प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, पार्लियामेंट की पे। तो ये ध्यान रखना, रिमूवल ऑफ जजेस जो है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो प्रोसीजर समझते हैं कि वो प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर है, रिमूवल के लिए पहले तो कंडीशंस हैं सर, ठीक है। वो कंडीशन क्या है, अगर हम रिमूवल की बात करें सर प्रॉपरली पूरा, तो रिमूवल के लिए 2 ही कंडीशन होती है इनके लिए, या तो है सर प्रूव्ड मिसबिहेवियर,
या फिर है आपका दूसरा इनकैपेसिटी। ठीक है, ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन अगर प्रूव हो जाती हैं तो आपके इनको हटा सकते हैं सर। ठीक है, अब वो प्रोसीजर समझते हैं सर पूरा। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना बस, दोनों कंडीशन। प्रेसिडेंट के लिए कंडीशन क्या थी सर? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ कंडीशन है ये वाली, यूपीएससी इन्हीं को स्टेटमेंट में देती है, ध्यान रखना सर। और ये कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं सब चीजें। अब समझते हैं, देखो रिमूवल का प्रोसीजर क्या है सर इनका। तो देखो जो प्रोसीजर की बात है वो ऐसी है, दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में आ सकता है, जो उनका प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव जो मोशन है, रिमूवल जो मोशन है, वो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में आ सकता है सर, पहली बात। तो इसको लिखें सर पूरे को। प्रोसीजर में पहली चीज जो आएगी वो आएगी रिमूवल मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउसेस any of the house of parliament। एक बात सर, ठीक है, दोनों हाउस में से कहीं भी आ सकता है, पहली चीज। सेकंड लिखो सर, किसी भी हाउस में लाने के लिए एक फिक्स नंबर के मेंबर्स के साइन चाहिए, और वो क्या है, लोकसभा के लिए 100 नंबर है अपना और राज्यसभा के लिए 50 है। तो मिनिमम लोकसभा के लिए तो चाहिए आपको 100 लोग, एंड दूसरी कंडीशन है राज्यसभा के लिए चाहिए आपको 50 लोग। इतने लोगों के साइन होंगे तो ही वो उसको ला सकते हैं, उसको उठाने के लिए ना। नहीं तो अगर किसी का मन करेगा कोई प्रस्ताव ले आएगा उठाने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो 100 लोग लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 50 लोग, पहली बात। जिस किसी भी हाउस में आ रहा है, मान लिया जाए सर आपका ये पहले लोकसभा में आया, तो 100 लोग होंगे, उसके बाद एडमिट कर लेंगे मान लो उसको। तो फिर उस पर जो हाउस का हेड होगा, यानी अगर मान लो लोकसभा में आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं सर, यह आया आपका लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो लोकसभा हेड कौन? स्पीकर। तो स्पीकर क्या करेंगे, स्पीकर साहब वो 3 लोगों की एक कमेटी बनाते हैं, 3 मेंबर कमेटी बनती है सर आपकी। एक 3 मेंबर कमेटी बनेगी। उस कमेटी का काम क्या होगा, 3 मेंबर कमेटी, वो कौन कौन लोग होते हैं उसमें? एक तो होंगे सर आपके सीजीआई होंगे उसके अंदर, ठीक है, और अगर सीजीआई उस टाइम प्रेजेंट नहीं है तो उनकी जगह कोई और जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है सर। दूसरे सर किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। पहला मेंबर तो कौन है, एक सीजीआई होंगे उसमें। दूसरा मेंबर है आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के। थर्ड है सर कोई भी एमिनेंट जूरिस्ट, जिसको लॉ की नॉलेज रखता हो, जो विख्यात जो आपके लॉ की नॉलेज वाले होते हैं ना, वो लोग होंगे एमिनेंट जूरिस्ट सर। ये 3 लोग क्या करेंगे, इन 2 चार्जेस को चेक करेंगे। देखो अब समझ में आ रही है वो चीज, ये 2 चार्जेस सर, सॉरी, ये 3 लोग जो थे, 3 चेक करेंगे आपके इन 2 चार्जेस को, कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये दोनों चार्जेस जो लग रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये 3 लोग तय करेंगे। सीजीआई, और अगर सीजीआई नहीं है तो और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है सर, या तो सीजीआई होंगे, सीजीआई मान लो उनके प्रेजेंट नहीं है कुछ भी है, तो उसमें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एमिनेंट जूरिस्ट, कोई भी बड़ा विख्यात जो लॉ का नॉलेज वाला आदमी है ना, विधि का जिसे वो बोलते हैं सर अपन, ज्ञाता। अब देखो इन दोनों बातों का मतलब क्या है, सवाल ये बनता है। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब क्या है सर? ऐसा नहीं है कि जज साहब कोई सीटी मार रहे हैं सर, वो मिसबिहेवियर नहीं होता वहां पे सर। वहां मिसबिहेवियर का मतलब क्या है, जो भी संविधान में उनके लिए चीजें दी गई हैं वो उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे, संविधान से मिसबिहेव कर रहे हैं किसी भी तरह का सर। जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल ने बिहेव करने के लिए बोला हुआ है, जो चीजें दी हुई हैं, उनके कर्तव्य दिए हुए हैं, जो पावर्स दी हुई हैं, फंक्शंस हैं, ड्यूटीज हैं, उन सबको पूरा कर रहे हैं वो। तो अगर उन सब के साथ नहीं कर रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनको, तो उसे बोलते हैं अपन प्रूव्ड मिसबिहेवियर। इनकैपेसिटी का मतलब होता है सर, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को पावर दी गई है कि वो पूरे इंडिया में किसी के भी खिलाफ सुनवाई कर सकता है सर, एक बात।
अपन ने जब अपन प्रेसिडेंट और पीएम पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था ना कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है, उस इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसकी भी सुनवाई कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लेकिन मान लो कोई पर्टिकुलर जज सुप्रीम कोर्ट का किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ, मान लो, या कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और वो सुनने से मना कर दे कि भाई मैं नहीं सुन रहा, वो किसी भी दबाव में आके सुनने से मना कर दे या उस पर डिसीजन ना दे पाए, तो उसे बोलते हैं इनकैपेसिटी, कि आपके पास क्षमता है लेकिन आप क्षमता के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो। व्हेन ए जज इज नॉट completing or functioning his duties, when a judge of Supreme Court is not performing his duties according to his capacity, तो उसको बोलते हैं अपन इनकैपेसिटी। ठीक है सर, ये दो बातें अगर प्रूव हो जाती हैं, ये तीनों लोग तय करते हैं, ये दोनों बातें अगर उन्हें सही लगती हैं, इन दोनों में से कोई भी एक बात सही लगती है, जो भी चार्ज लगाया गया उनके ऊपर कि सर वो बात सही है, वो आरोप सिद्ध होते हैं। उसके बाद में क्या होगा सर, जो तीसरी चीज है, तीसरा पॉइंट आएगा यहाँ पे, वो है आपका कि आ गया इसमें। उसके बाद ये काम हुआ, यहाँ पे 3 नंबर कमेटी बनी, वो सब चीजें हुई। उसके बाद सर आपका मान लो लोकसभा में आया था तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा उस बिल को। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी वाली? 2/3। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी से उस बिल को पास करना पड़ेगा सर। अगर वो बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है उस हाउस से, फिर जाएगा वो दूसरे में, सेम प्रोसीजर, सारी बातें, सब कुछ चीजें। जैसे ही वो दोनों हाउस से पास होता है, आपके लोकसभा से और राज्यसभा से, दोनों से पास हो गया, दोनों हाउस से पास होते ही वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उस जज को हटा देंगे सर। यह है आपका प्रोसीजर रिमूवल ऑफ जजेस का सर, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का। यही सेम सीजीआई का है, ध्यान रखना। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर सीजीआई, बात एक ही है सर, है ना। प्रोसीजर अलग नहीं है, ध्यान रखना सर, सेम है। ठीक है, ये क्लियरली लिख लेना सर। अभी तक, आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटाया गया है, अभी तक किसी को भी रिमूव नहीं किया गया है। रिमूवल प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया किसी के साथ में। आया तो है लोगों के खिलाफ, इंपीचमेंट आया तो है उनके खिलाफ, इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं करते, ध्यान रखना सर। रिमूवल आया तो है, उनको हटाने का प्रस्ताव आया तो है संसद में, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, तो आज तक किसी को भी हटाया नहीं गया है सर। ठीक है, तो ये रिमूवल समझ में आया सर पूरी कहानी। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे ना। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इनके पास क्या पावर है, फंक्शंस हैं और क्या क्या है, वो सारी बात है ना। तो रिमूवल क्लियरली समझ में आया सर सारी बातें। रिमूवल में कोई डाउट हो कैसा भी सर, है ना, एक बात क्लियर हुई। आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे ना। देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बहुत सारे ज्यूरिडिक्शन है, यानी उसके बहुत सारी पावर्स हैं। तो लिखें सर, टॉपिक है अपना पावर्स एंड ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन में तो होता है न्याय क्षेत्र ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मेन काम क्या क्या है सर उसके ना, वो सारी चीजें। ठीक है, तो उसमें आते हैं इसके जो मेन जो ज्यूरिडिक्शन है वो है सर आपके, जैसे आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो गया, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ना। एपेलेट हो गया सर, एडवाइजरी हो गया, रिट हो गया, आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, और लास्ट आपका जुडिशियल रिव्यू हो गया सर। ठीक है, लास्ट है अपना जुडिशियल रिव्यू। तो ओरिजिनल, एपेलेट जुडिक्शन, एडवाइजरी, रिट जुडिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और जुडिशियल रिव्यू, ये 6 मेन इसकी जो न्याय क्षेत्र है, पावर्स हैं इसकी मेन ना। अब इनको अपन एक एक को डिस्कस करते हैं सर, इसमें क्या क्या होता है सारी बातें। ठीक है,
पहला सर ओरिजिनल। ओरिजिनल का सिंपल सा मीनिंग क्या है सर, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में लड़ाई होती है या कोई केस होता है किसी भी तरह का, यानी जब कोई केस स्टेट्स के बीच में हो, यानी कोई एक राज्य दूसरा राज्य, इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया, ये आ गया सर सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको सुन सकता है सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान वर्सेज यूपी को केस हुआ है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट किसके थ्रू सुनेगा उसको, ओरिजिनल के थ्रू सुनेगा सर। ठीक है, या ऐसा हो एक तरफ दो या दो ज़्यादा राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं, और केंद्र एक तरफ है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, तो यूनियन वर्सेज स्टेट हो तो भी इसी में जाएगा। ठीक है सर, एक तरफ केंद्र और राज्य है और एक तरफ कोई और राज्य है, वो इसी में जाएगा। यानी जब जब राज्यों के बीच की लड़ाई होगी ना, सिंपल समझना क्या है सर अपने को, ये कंसेप्ट, जब जब ये वाली लड़ाई होगी ना किसी भी तरह की, ये सब चीज़ें, ये सब इसमें जाते हैं सर, सिंपल सा। ठीक है, जब जब स्टेट्स के बीच में लड़ाई होगी तो वो आपका कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा सर, ओरिजिनल में सुनेगा। ठीक है, एक बात, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो एक्सेप्शन क्या है, अगर राज्यों के अंदर पानी को लेकर, बंटवारे को लेकर दिक्कत होगी कोई भी, यानी अगर रिवर वाटर डिस्प्यूट होगा कोई भी, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, उसके लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है अलग से, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना हुआ है अलग से, वो वहां पे जाएगा सर, है ना, वो सारी चीजें। तो ओरिजिनल समझ में आया अपने को केवल पे बेसिक चीज सर। सेकंड आते हैं सर आपके एपेलेट में। एपेलेट का मतलब क्या है, अपील करना सर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सर। एक बात, एपेलेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना वो हाईएस्ट कोर्ट है अपील करने का, कोई भी इंसान को अगर अपील करनी है कहीं भी तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सबसे ऊपर जो कोर्ट है आपका। बेसिकली होता क्या है, पहले आप छोटे कोर्ट्स में जाते हो, फिर ऊपर आते आते सेशंस कोर्ट में आए, फिर डिस्ट्रिक्ट हाई, वो आपका हाई कोर्ट आया, देन आपका लास्ट में सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील हो सकती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं सर आपकी, सिविल मैटर्स की हो सकती हैं, क्रिमिनल मैटर्स की हो सकती हैं, है ना, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में हो सकती है, और आपके इसी में एक होती है सर एसएलपी, स्पेशल लीव पिटिशन, अपील बाय स्पेशल लीव, है ना, तो इसको बोलते हैं सर स्पेशल लीव पिटिशन। ठीक है, स्पेशल लीव पिटिशन, चारों को समझते हैं सर। सिविल मैटर्स जहां आपके जान की हानि नहीं है किसी भी तरह की, वो सारे मैटर्स। क्रिमिनल जहां आपके लाइफ को थ्रेट था। कॉन्स्टिट्यूशनल जिसमें संविधान से लेके कोई मैटर हुआ हो। सर इसका मतलब है सिंपल सा, किसी भी कंडीशन में अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट उसके पास पावर है, देखो जनरली होता क्या है, कहीं भी केस चल रहा है, मान लो किसी भी कोर्ट में केस चल रहा है, तो जब तक केस की कार्रवाई पूरी नहीं होती तो आप हायर कोर्ट में कब जाओगे, जब वो उस केस में वो जो कोर्ट है आपका वो अपना फैसला सुना देगा। यानी एग्जाम्पल समझें सर, कोई भी सेशंस कोर्ट था, कहीं का भी सेशंस कोर्ट मान लो, सेशंस कोर्ट जयपुर का मान लो सर एग्जाम्पल, तो जब तक कि सेशंस कोर्ट जयपुर अपना निर्णय नहीं सुना देगा उस केस में, 2 साल 5 साल जो भी टाइम लग रहा है, जैसे ही वो अपना फाइनल डिसीजन देगा, तो फाइनल डिसीजन देने के बाद में ही आप कहाँ जा सकते हो, उससे ऊपर कोर्ट में, हाई कोर्ट जा सकते हो। या फॉर एग्जाम्पल किसी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप फाइनल डिसीजन होने के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, एसएलपी में क्या है सर, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि अगर कोई केस चल रहा है तो उसके बावजूद वो उस केस में सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और उस केस के अंदर वो स्पेशल लीव दे सकता है, लेकिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस होना चाहिए सर, ध्यान रखना, कंडीशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए कोई ना कोई। तो एसएलपी जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर है, और वो उसके पास ही है, किसी और कोर्ट के पास नहीं होती। तो वो किसी और मैटर में बीच में भी कर सकता है, हालांकि मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के लिए अलाउड नहीं होती ये चीज़, उसमें नहीं करता वो। ठीक है, वो डिफेंस का अलग चलता है उनका, मिलिट्री ट्रिब्यूनल, आर्मी ट्रिब्यूनल जो होते हैं आपके डिफेंस के। तो एसएलपी समझ में आया अपने को कि इन किसी भी केस में या किसी भी तरह के उसमें अगर कोई केस चल भी रहा है तो भी वो उसको अगर इंपॉर्टेंस बेसिस पे है तो अपने पास बुला सकता है और उस केस की सुनवाई कर सकता है सर, अपने पास है 20 सुनवाई के दौरान भी, लेकिन उसमें मेंशन करना पड़ता है कि एसएलपी लगा रहे हैं हम। समझ में आया क्लियर? एपेलेट के अंदर आएगा आपका ये तीनों कॉन्सेप्ट सर, आपके एपेलेट के अंदर ही आते हैं, ध्यान रखना, एपेलेट में ही है तीन, ये चारों बातें। क्लियर हुआ सर यहाँ पे?
अब आते हैं सर नेक्स्ट चीज आपके एडवाइजरी पे। अब देखो एडवाइजरी जो है उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है सर, इन चीज़ों को नेक्स्ट उस पेज पे समझते हैं ना अपन, यहाँ तक ये समझ में आया अपने को, तो लिखें सर अपन एडवाइजरी पे आते हैं नेक्स्ट पे। देखो एडवाइजरी जो आपका ज्यूरिसडिक्शन है उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, एडवाइजरी के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से सर। प्रेसिडेंट साहब एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी मैटर्स में, कोई मैटर हुआ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मैटर है, कोई भी संविधान से रिलेटेड कोई मैटर है, या कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है वैसा कोई मैटर हुआ, या कोई ऐसा है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ है या कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की बहुत चीज़ है, देश के हित में कोई बड़ी चीज़ है, तो उस पर राय मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो एडवाइजरी में हो क्या रहा है, प्रेसिडेंट एडवाइस लेते हैं किससे, प्रेसिडेंट टेक्स एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर, ठीक है, एडवाइस ले ली। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी एडवाइस दी है वो इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, ध्यान रखना सर, ये अगला पॉइंट है सर एडवाइजरी के अंदर। प्रेसिडेंट ने ले ली एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी अपनी एडवाइस, जो भी एडवाइस दी उन्होंने। अब ये प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो चाहे उस एडवाइस को माने या नहीं माने सर, उनकी मर्जी 100%। तो लिख लेना सर, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, इज नॉट बाउंड, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है सर। सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है उसको नहीं मानते वो, यही सब यूपीएससी यही सभी पूछ रही है, कोई बहुत ज़्यादा अलग से नहीं आते, बस वो फंक्शनिंग ही पूछती है कि फंक्शन काम कैसे हो रहा है चीज़ों का, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू टेक टू, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है सर। उन्होंने मांगी, उन्होंने दे दी, अब वो मर्जी है सर उनकी, लगे उन्हें काम लगता है सही है देना चाहिए, वो मतलब फॉलो करना चाहिए, फॉलो करेंगे। इज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है सर, ये हुआ अपना एडवाइजरी। नेक्स्ट लिखें सर अपन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, है ना, नेक्स्ट आता है अपना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो भी केस की सुनवाई आती है उनमें जो वर्डिक्ट होती है उनकी, जो उनके निर्णय होते हैं, उस निर्णय को रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है, ठीक है सर। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी ए वर्सेस बी में कोई वर्डिक्ट दिया, कोई सुनवाई करी उसने, उसमें निर्णय लेके आई वो, अगर वैसा ही कोई केस किसी और कोर्ट में आता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सेशंस कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और नीचे वाले कोर्ट्स जो हैं आपके, अगर उन सब कोर्ट्स में कोई भी वैसा केस आता है, सिमिलर केस है, वो सिमिलर ग्राउंड्स है, सिमिलर केस है, तो सर जो नीचे वाले कोर्ट्स हैं आपके, जो लोअर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो लोअर कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट के इस केस को आधार मान के, अगर सिमिलर है, ध्यान रखना सर, अगर सिमिलर हैं कंडीशंस, हुआ ना, जैसे यहाँ इसने चोरी करी और उसमें ये हुआ था तो उसका सजा जो मिली, तो उसमें पूरी सजा वो नहीं देखेंगे, अगर सेम चोरी हुई है, सेम बात है, तो उसमें वो डिसीजन दे सकते हैं अपना। तो जो लोअर कोर्ट्स हैं आपके, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बेस मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बेस मानते हुए अपना डिसीजन दे सकते हैं सर, और वो क्लियर मेंशन कर देंगे, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ दिस वर्सेस ए वर्सेस बी, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट, इसलिए हम भी ऐसा बोल रहे हैं सर, ठीक है। एक बात हुई क्लियर, सिंपल सी। आते हैं सर नेक्स्ट, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड समझ में आया। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में एक ये चीज भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और कोई भी अगर उस निर्णय को मान नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, उसको निर्णय को नहीं मान रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है, कोर्ट की अवमानना, उसमें वो उसे जेल भी कर सकता है और पेनल्टी लगा सकता है, या दोनों भी कर सकता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर पूछ लें कहाँ आता है, तो इसी में आता है सर, ध्यान रखना। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कंसेप्ट है वो इसी में आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इसी का पार्ट है। अपन सुनते हैं ना कई बार कोर्ट ने जुर्माना लगाया, अवमानना, इसलिए देखना कोर्ट के खिलाफ कोई नहीं बोलता कभी भी,
कोई कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई भी किसी पद पे बैठा हो, किसी भी पद पे बैठा हो सर, वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट इनकी बुराई नहीं करते हैं कभी भी। ये थोड़ा सा है सर इनके साथ, है ना, जो भी चीज़ें, इसीलिए पावर है सर, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। ये हुई सर एक बात समझ में आई अपने को। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे। अब देखो अपना बच गया जुडिशियल रिव्यू और आपका रिट जुडिशियल ना। देखो जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है, जुडिशियल रिव्यू में क्या है बेसिकली कि जो आपका कानून बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और वो कानून आपका कोई भी एक्ट बनाया, कोई लॉ पास किया, एक्ट बनाया, कुछ भी किया, वो एक्ट संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, यानी कि अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करता है, कोई भी ऐसा एक्ट जो संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी पास करती है, कोई विधानसभा भी करती है बोले, तो सर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस पर्टिकुलर एक्ट को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है वो। तो जुडिशियल रिव्यू जो है उसके अंदर क्या आता है बेसिकली, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर ए लॉ एज नल एंड वॉइड इफ इट वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी को दूसरी लैंग्वेज में, इफ एनी लॉ और एक्ट और एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द legislative body or any other authority which violates the provisions of constitution, then that act or law can be declared as null and void by the supreme court। सर समझ गए, बिल्कुल सिंपल चीज सर, है ना। कोई भी एक्ट या लॉ ऐसा आया जो कि आपका किसी भी तरह से संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उस एक्ट या लॉ को सुप्रीम कोर्ट जो है वो जीरो घोषित कर सकता है, अमान्य कर सकता है। नल एंड वॉइड का मतलब क्या है, आप अमान्य करना, उसको वैलिड नहीं है, वो लीगलाइज नहीं है वो उसके बाद। ठीक है सर, ये है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर पावर ज्यादा है सर। देखो कानून बनाने की पावर तो है पार्लियामेंट के पास, इस चीज में पार्लियामेंट फ्री है बिल्कुल कि वो जो चाहे वो कानून बना सकती है सर, कोई दिक्कत नहीं है कैसा भी। बट जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसके पास भी ये पावर है कि संविधान के हिसाब से अगर चीज सही नहीं है, किसी भी तरह के प्रोविजन को वो कट कर रहा है संविधान के अंदर, तो सर फिर वो उसको जीरो घोषित कर सकते हैं। ये है आपका जुडिशियल रिव्यू, समझ गए सर। देखो लास्ट बच गया अपना रिट जुडिशियल। देखो रिट में क्या है बेसिकली, रिट जो होती है आपके फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के लिए होती हैं, और इसीलिए अपन ये जो रिट्स हैं आपकी फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे ना, एफआर पढ़ रहे होंगे तो एफआर में पढ़ेंगे। फिर भी एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे चीज़ों का। रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए दे रखी है आपकी आर्टिकल 32 में, और यही सेम चीज़ दे रखी है आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट्स के लिए। ठीक है, बाकी अपन रिट्स को जब फंडामेंटल राइट कवर करेंगे, क्योंकि रिट्स जो जारी की जाती है ना, वो जारी की जाती है फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, आपका एफआर का वायलेशन हुआ है, तो उसके लिए रिट्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो रिट जुडिशियल जब फंडामेंटल राइट करेंगे, एफआर करेंगे, तो उसमें जैसे 12 से 35 आता है, तो उसमें एक आर्टिकल 32 आता है बीच में, तो आर्टिकल 32 पूरा अपन वहां करेंगे एक साथ, क्योंकि वहां आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि फंडामेंटल राइट अपन पढ़ चुके होंगे, तो उसके बाद कवर करने में आपको आसानी रहेगी सर समझने में। ठीक है सर, ये हुई एक बात। अब आते हैं सर सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट की ये मेजर चीजें पढ़ ली अपन ने। अब देखो इसमें कुछ कुछ जो और ज़्यादा चीज़ें काम की सुप्रीम कोर्ट में, इस सब के अलावा वो क्या क्या है, वो है आपके जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो सीट होती है आपकी, यानी जो आज सुप्रीम कोर्ट स्थित है जहाँ पे, तो अपन बात करें सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो जो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है आज की डेट में तो कहाँ है, दिल्ली में, कैपिटल में अपने नई दिल्ली में। लेकिन आज तो यहाँ पे है सर दिल्ली में। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, यानी अगर चीफ जस्टिस को लगता है, तो चीफ जस्टिस सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकते हैं सर, किसी जगह पे या किसी और जगह पे, 2-3 जगह भी कर सकते हैं उसको। अभी तो यहां पर है सर दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं। तो वो किसके पास है पावर, सीजीआई के पास है। सीजीआई चेंज कर सकता है उसे, लेकिन किसकी परमिशन से, प्रेसिडेंट की परमिशन से, ध्यान रखना सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, तो वो दिल्ली से चाहे तो उसको कहीं और ले जाना है, मान लो बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, कहीं और लेके जाना है, या 2-3 जगह और सुप्रीम कोर्ट की सीट्स खोलनी है उन्हें, तो वो खोल सकते हैं। सीजीआई के पास परमिशन है, वो पावर है इस चीज़ की, लेकिन परमिशन किसकी लगेगी,
प्रेसिडेंट की सर, ध्यान रखना, विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और इसके अलावा सर और चीज़ होती है, जैसे इसमें एक एडॉक जज होते हैं सर, ध्यान रखना, ये है एक होते हैं इसमें एडॉक जज होते हैं आपके। तो एडॉक जज कौन होते हैं? बेसिकली टेम्पररी टाइम के लिए जब जज बनाए जाते हैं, यानी कि मान लो ऐसा हो कि उसमें कोरम पूरा नहीं हो रहा, सेम वही बात कि आपको मिनिमम जो स्ट्रेंथ है जज की वो पूरी नहीं हो पा रही, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए बात करें सर, जैसे मिनिमम आपके 34 जज हैं आज की डेट में, जो अपने मैक्सिमम है 34, अगर मान लो किसी दिन ऐसा हो कि 10, 15, 20 जज एब्सेंट है किसी भी कारण से, 5, 7, 10 एब्सेंट है, और उस दिन कोई इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई होनी है और एक जज कम पड़ रहा है मान लो, तो वो एक जज किसी भी हाई कोर्ट के जज को, किसी भी हाई कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस को वो बुला के एडो जज बना सकते हैं सर। लेकिन वो जो जज बना रहे हैं जिसको, वो क्वालिफाइड होना चाहिए किसके लिए? टू बिकम दी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस को वो एडॉक जज बना सकते हैं। एडॉक का मतलब ही टेम्पररी होता है सर ना, तो एक चीज ध्यान रखना, जो एडॉक जज बनते हैं आपके वो टेम्पररी पीरियड के लिए बनते हैं, यानी बस कोरम पूरा करने के लिए। जैसे होता क्या है बेसिकली, प्रैक्टिकल समझें इस चीज को, जब कभी सुनवाई होती है केस की, तो बेसिकली उसमें बेंच होती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है या कोई पर्टिकुलर बेंच है, तो मिनिमम बेंच में जैसे कई बार एक लोग भी होते हैं, 2 भी होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होती है आपकी, जो संवैधानिक पीठ होती है, जो संविधान के किसी मैटर पर सुनवाई करती है, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 लोग होने चाहिए सर, जब वो सुनवाई शुरू करे। अब मान लो किसी दिन 4 ही हो रहे हैं, एक कम पड़ रहा है और सब सुनवाई अपनी में चल रही है, तो उसको पूरा करने के लिए एडॉक जज प्रोविजन दिया गया है सर। ये है सिंपल चीज, ठीक है। कभी कभी जजों की अपॉइंटमेंट में देरी होती है, तो अगर कोरम पूरा नहीं हो पा रहा तो उसके लिए एडॉक जज का प्रोविजन दिया गया है। लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या है, एडॉक जज बनाएगा कौन? पावर किसके पास है? सीजीआई के पास है सर। एक बात, रिकमेंडेशन होती है किसकी? पहले से प्रायर अप्रूवल लेते हैं किसका? राष्ट्रपति का। उसके अलावा उन्हें वो जिस हाई कोर्ट से बुला रहे हैं ना जज को, उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी भी परमिशन लेनी पड़ती है सर। समझ में आई बात अपने को? सीजीआई जिस किसी हाई कोर्ट से बुला रहे हैं उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी पड़ती है अपने को। इस तरह से पूरी चीजें काम कर रही होती हैं। तो ये हुआ अपना सुप्रीम कोर्ट का सर बेसिक चीजें सारी। बाकी सुप्रीम कोर्ट को इनके जो आपकी सैलरी वगैरह है वो सब कहाँ से मिलती है? सीएफआई से मिलती है। सैलरी पेंशन सब कुछ सीएफआई से मिलता है पूरा, सारी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने को एक लेवल पर सारी बातें समझ में आई होंगी सर, जो बेसिक्स हैं बिल्कुल, जीरो से लेके अपॉइंटमेंट उनका कैसे होता है, उनका रिमूवल से लेके वो सारे टॉपिक कवर किए हैं अपन ने पूरे एकदम जीरो से सर। तो बिल्कुल बेसिक पे जाएं, कैसे कैसे बना, वो सारी चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं, सब कुछ आर्टिकल से लेके सब कुछ कवर किया अपन ने। सेकंड चीज़ सर, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या क्या है उनकी बनने की, कॉलेजियम कैसे काम कर रहा है सर, वो सारी बातें सब कुछ चीज़ें, ठीक है। रिमूवल कैसे कैसे था पूरा समझाया अपन ने क्लियरली। जहाँ कहीं समझ में आया सर वीडियो को पॉज करके देखें, उस जगह को दोबारा से उस चीज़ को देखें। फिर भी इनके समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करें उस चीज़ का। डेफिनेटली देखो, अल्टीमेट मतलब क्या है अपना यहाँ पे कि सिर्फ बच्चों का भला हो, बच्चों को उसी समझ में आनी चाहिए। तो अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है कुछ भी, तो आप कमेंट करें उस चीज़ पे और बताएं सर उस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट अपन ने पूरा डिस्कस कर ही लिया जुडिशल का सारा सब कुछ चीज़ें, रेट्स बता दी पूरी। अब रेट्स अपन डिस्कस करेंगे, देख ध्यान रखना फंडामेंटल राइट्स के साथ में, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ सर, है ना। उस टाइम पढ़ेंगे, एफआर जब पढ़ेंगे उस टाइम कराएंगे आपको इस साथ में। सीट कहाँ कहाँ हो सकती है, ये सारी बात है सर, सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो और सुप्रीम कोर्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है सर। इसके बाद नेक्स्ट हाई कोर्ट आएगा आपका, तो हाई कोर्ट पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, कैसे कैसे चल रहा है सब कुछ चीज़ें, तो एकदम बेसिक लेवल पर सर, ठीक है। तो पढ़ते रहो सर और पढ़ाई किया करो, पढ़ाई सबसे मैटर करती है सर, है ना। नौकरी लगे ना लगे वो सेकंड चीज़ है सर, वो एक किस्मत वाली बात है और सब कुछ है थोड़ा सा, ठीक है। आप मेहनत करते रहो सब चीज़ें, लेकिन मैटर है आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है आपकी। नॉलेज जब कभी होगी आपको तो वो बहुत काम आती है लाइफ में, ठीक है सर। ओके, थैंक यू।